नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोगों ने जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चंस कवर कराए हैं, जो कि एसएससी जीडी वालों के जिनके एग्जाम भी बाकी हुए हैं, फोर्थ फेज वालों के, और यूपी पुलिस वालों के लिए तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है, एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का हम लोगों ने, आप लोग ये समझ लीजिए कि एक तरह से ये निचोड़ आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। ठीक है, तो ये एसएससी जीडी वाले इसको जरूर देखें और यूपी पुलिस वाले तो इसको ऐसे देखें कि अपने दिमाग में पूरी तरह से इसको छाप लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है। कह रहा है कि इन 563 बीसी, बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के पहले, वेयर वाज महात्मा बुद्ध बॉर्न। कह रहा है कि 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। वैशाली में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था या कपिलपुस्तु में हुआ था। आप लोग जल्दी से मुझको कमेंट करके बताइए कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था, क्योंकि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और क्योंकि महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी में हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म? लुम्बिनी में हुआ था। ये दोस्तों नेपाल की तराई में स्थित है लुम्बिनी। ठीक है, यहाँ पर हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि सिराज ए हिंद के नाम से विख्यात जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ जौनपुर नोन एज सिराज ए हिंद। फिरोज शाह तुगलक, सेकंड नंबर ऑप्शन कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, थर्ड नंबर ऑप्शन कह रहा है गयासुद्दीन तुगलक, या फोर्थ नंबर ऑप्शन कह रहा है सिकंदर लोदी। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाने वाले राज्य मतलब नगर जौनपुर, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। इसने अपने भाई जूना खां की याद में, भाई का क्या नाम था इसके, भाई का नाम था जूना खां, इसी की याद में इसने जौनपुर की स्थापना की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहपुर, फतेहाबाद और हिसार, इन नगरों की भी स्थापना की थी। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा है। कह रहा है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। चलिए लिस्ट देख लेते हैं। हमको दिया हुआ है एक तरफ हमें कि ये प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज या ब्रह्म समाज, और एक तरफ उनके फाउंडर के नाम दिए हुए हैं, यानी कि किसने इसकी स्थापना की थी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं और बाद में अपना आंसर एक बार में ही लगा देंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने की थी, यानी कि दो नंबर के सामने क्या आ जाएगा, दो नंबर में आ जाएगा ए। ठीक है, महादेव गोविंद रानडे। उसके बाद आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, यानी कि बी नंबर में आ जाएंगे आर्य समाज। उसके बाद सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने, यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे सी नंबर में ज्योतिबा फुले। और राजा राम मोहन राय, ये डी नंबर में आ जाएंगे ब्रह्म समाज। तो हम लोग देख लेंगे बी ए डी सी, यानी कि नंबर एक में क्या आ रहा है, दो, ए में क्या आ रहा है, ए में आ रहा है दो, बी में आ रहा है एक, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, दो, उसके बाद एक, उसके बाद चार, उसके बाद तीन, 21, 43, जिस भी ऑप्शन में दिख जाएगा वही हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग ऊपर देखते हैं 21, 43 किस में दिख रहा है। 21, 43 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2143, आप लोग इसको देख लीजिए और करेक्ट कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। फोर क्या कहता है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। किसको माना जाता है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों लॉर्ड मेयो को आप मतलब सॉरी लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसको? लॉर्ड रिपन को। इसको दोस्तों भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। ठीक है, और 1881 ईस्वी में, कब? 1881 ईस्वी में इसी के शासनकाल में नियमित जनगणना की भी शुरुआत हुई थी। ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में।
और क्वेश्चन पूछता है कि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, उसकी शुरुआत हुई थी 1872 ईस्वी में, मेयो के शासनकाल में। किसके? मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत हुई। लेकिन नियमित रूप से, जबकि रेगुलर रूप से स्टार्ट होने लगी, क्या नियमित यानी कि रेगुलर, वो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां क्षोभ मंडल में घटित होती है, जिसका तापमान, मोस्ट वेदर एक्टिविटीज अकर इन ट्रोपोस्फेयर वेयर द टेम्परेचर इज। हमसे कह रहा है कि ट्रोपोस्फेयर का यानी कि क्षोभ मंडल का क्या होता है टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की क्या उसकी विशेषता है, क्या प्रॉपर्टी होती है। कह रहा है कि ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ऊंचाई के साथ घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ने लगता है, और नंबर डी में कहता है अपरिवर्तित रहता है, यानी कि रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। दोस्तों क्या होता है आप लोग जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी, ऊंचाई के साथ घटता है, हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है क्षोभ मंडल में यानी कि ट्रोपोस्फेयर में, ऊंचाई के साथ जैसे हम लोग हाइट में जाते जाएंगे टेम्परेचर घटता जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस होता जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नंबर ए में कह रहा है लंदन टेम्स, बर्लिन राइन, वियना वोल्गा, और नंबर डी में कह रहा है न्यूयॉर्क हडसन। कौन सा सुमेलित नहीं है? बर्लिन राइन, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही दोस्तों सही नहीं है। जो दोस्तों जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, यह स्प्री नदी के किनारे स्थित है। किसके? स्प्री नदी। कौन सी रिवर है? स्प्री। ठीक है ना, राइन के किनारे नहीं स्थित है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य बहती है, विच रिवर फ्लोज बिटवीन द विंध्याचल एंड सतपुड़ा रेंज। कावेरी, नर्मदा, ताप्ती या गोदावरी। दोस्तों नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भ्रंश घाटी में बहने वाली ये नदी है, और इस नदी की एक विशेषता है, ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है, किसकी तरफ? पश्चिम की तरफ। इस वजह से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है ना, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, साबरमती हो गई, ये सभी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। निम्नलिखित में से उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्ति खाली स्थान होती है, कहां से? लोहदरगा से कह रहा है, बेलाडीला से, फ्रॉम बेलाडीला, जादूगोड़ा से, फ्रॉम जादूगोड़ा, या नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बेलाडीला, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि बेस्ट क्वालिटी का जो आयरन यानी कि लोहा होता है वो कहां से? बेलाडीला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, किसने? बी आर अम्बेडकर ने, इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, कह रहा है कि बताइए रिट जो हम लोग जारी कर सकते हैं किसमें? उच्च न्यायालय में, यानी कि चाहे उसको सुप्रीम कोर्ट कह दीजिए, चाहे उसको आप लोग हाई कोर्ट कह दीजिए। हाई कोर्ट में तो रिट दोस्तों आर्टिकल नंबर 226 से जारी होती है। किससे? 226 से। ये हो जाएगा हाई कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, आर्टिकल नंबर 32 की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी के व्यक्ति के विरुद्ध किसी को अगर बंदी बना लिया जाता है तो क्या होता है कि आर्टिकल नंबर 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि फॉर हाउ लॉन्ग कैन ए मिनिस्टर रिमेन इन ऑफिस विदाउट बीइंग इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, कि बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 6 माह, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 3 माह, या ऑप्शन नंबर डी 2 माह। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 6 माह, 6 मंथ्स, हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 मंथ तक बिना निर्वाचित हुए, बिना इलेक्ट हुए कोई भी मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका भित्ति, प्लांट सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए लिपिड, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी सेलुलोज या ऑप्शन डी प्रोटीन। दोस्तों ऑप्शन सी सेल्यूलोज की बनी होती है, हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि जो प्लांट सेल वॉल होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? पी, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, वर्क अपॉन टाइम। अब आप लोग निकालिए इसका पी का क्या निकल के आएगा, शक्ति, यानी कि शक्ति का कह रहा है एसआई मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वाट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक होता है जूल पर सेकेंड, ये भी होता है पी का यानी कि पावर का, एक हो जाएगा वाट, उसको हम लोग कह देते हैं, ये भी हो जाएगा। एक हार्स पावर, एक हार्स पावर बराबर होते हैं 746 वाट। ठीक है ना, अश्व शक्ति इंजन में लिखा रहता है, जनरेटर में लिखा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा कि 5 HP है कि 4 HP है। ठीक है ना, तो एक हॉर्स पावर कितना होता है 746 वाट, ये भी आप लोग याद रखिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कोल, निम्नलिखित में से कौन एक कोयले का प्रकार नहीं है? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट या लौह उल्का, निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी लौह उल्का क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आयरन मेटेराइट, इसमें आयरन लगा हुआ है पहले से ही, ये कोयले का प्रकार कहां से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? चलिए नंबर 1 में दिया है पारसेक, पारसेक दूरी, डिस्टेंस, बिल्कुल हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये राइट कह रहे हैं कि ये नंबर 1 तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2, नंबर 2 में कह रहा है कि बैरल यानी कि तरल, बैरल यानी कि लिक्विड को तरल में नापते हैं, ये भी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 3 में कह रहा है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष को समय में नापते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रकाश वर्ष डिस्टेंस है, इसको भी दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, दूरी में नापते हैं। ठीक है, मीटर में नापते हैं, पारसेक में नापते हैं, इसमें नाप चलती रहती है, यानी कि कौन सा गलत हो जाएगा, केवल थर्ड, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओनली थर्ड हम लोगों का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि फॉग, क्लाउड्स एंड मिस्ट, यानी कि कोहरा, बादल और कुहासा आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके उदाहरण हैं? कौन कौन से? कोहरा, बादल और कुहासा किसके उदाहरण हैं? एरोसॉल के, ठोस सॉल के यानी कि सॉलिड सॉल, झाग के यानी कि फोम के, या जेल के। दोस्तों कोहरा, बादल और कुहासा ये सभी एरोसॉल के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों प्रैक्टिस क्लास है, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मैंने बताया कि एग्जाम ओरिएंटेड लिया है। अगर आप लोगों को दोस्तों क्लास पसंद आ रही हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है, थंब बनाकर भेज दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम, अनबुझा चूना, जिसको कि अभी H2O यानी कि पानी से जिसकी रिएक्शन नहीं कराई गई है, वैसे चूने का फार्मूला होता है CaO, जिसी को हम लोग कहते हैं अनबुझा चूना। जब इसकी पानी से रिएक्शन करा दिया जाता है तब यहाँ पे बच के आ जाता है CaOH का होल ट्वाइज, यानी कि इसी को हम लोग कह देते हैं बुझा हुआ चूना। हमसे पूछा है अनबुझा चूना यानी कि CaO, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, CaO, अनबुझा हुआ चूना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज द ऑक्सिलरी बड डेवलप, निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है? ऑक्सिलरी बड यानी कि कक्षीय कली, फल में, पत्ती में, शाखा में या जड़ में? बताइए कह रहा है कहाँ पे विकसित होती है? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शाखा में क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाखा यानी कि ब्रांच, ब्रांच में क्या होता है, कक्षीय कली यानी कि ऑक्सिलरी बड विकसित होती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि IPv6 का एड्रेस होता है, IPv6 एड्रेस इज, नंबर ए ऑप्शन 32 बिट्स का, नंबर बी ऑप्शन 64 बिट्स,
नंबर सी ऑप्शन 128 बिट्स या नंबर डी 16 बिट्स। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 128 बिट्स हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, IPv6 इज इक्वल टू 128 बिट्स कह दीजिए चाहे बाइट्स कह दीजिए, ठीक है, बिट्स ही ठीक रहेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स। नंबर बी कह रहा है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड। नंबर सी कह रहा है स्कॉटलैंड तथा वेल्स। नंबर डी कह रहा है उपर्युक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसके कि हम लोग इंग्लैंड कहते हैं, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें सभी शामिल हैं जो भी ऑप्शन में हमको दे दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि वेयर वाज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी कि जिसको हम लोग ब्रिटिश एम्पायर गेम्स भी कहते हैं, हेल्ड। कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि जो कॉमनवेल्थ नेशन होते हैं वो उन्हीं नेशन को हम लोग कहते हैं जो कि कभी न कभी इन ब्रिटिश यानी कि इन अंग्रेजों के गुलाम रह चुके हैं। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स उन्हीं देशों में करवाए भी जाते हैं। तो हमसे कह रहा है कि पहले कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि फर्स्ट ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहाँ हुए थे? नंबर ए ऑप्शन हैमिल्टन में, नंबर बी इंडिया में, नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में या नंबर डी इंग्लैंड में। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हैमिल्टन 1930 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो 1930 में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? हैमिल्टन में। बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आप लोग पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ करके इसका जो भी आंसर है वो मुझको कमेंट करके तुरंत जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। कह रहा वेयर वाज द 24th तीर्थंकर, क्या वेयर वाज द 24th तीर्थंकर लॉर्ड महावीर स्वामी बॉर्न। 24वें तीर्थंकर महाभगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी कुंडलग्राम में, ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी में या ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र में। दोस्तों कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर बी कुंडलग्राम में हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24वें जैन तीर्थंकर यानी कि लास्ट जैन तीर्थंकर, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। अभी हमसे क्वेश्चन पूछा था भगवान महाबुद्ध का, उनका हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, नेपाल की तराई में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि हु इज नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर। कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? हैदर शाह को, शमसुद्दीन शाह को, सिकंदर बुतकिसिन को या जैनुल आबदीन को। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जैनुल आबदीन हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैनुल आबदीन को किसके नाम से? कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सिविल मैरिज एक्ट 1872 व्हाट मिनिमम मैरिज एज वाज फिक्स्ड फॉर गर्ल्स। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 ईस्वी के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1872 ईस्वी में ये जो मैरिज एक्ट आया, सिविल मैरिज एक्ट, इसमें गर्ल्स की कितनी 14 वर्ष और बॉयज इनकी 18 वर्ष, ये शादी की उम्र जो है वो फिक्स की गई थी यानी कि निर्धारित की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की थी? वेयर डिड वीडी सावरकर एस्टेब्लिश अभिनव भारत? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी बंगाल, ऑप्शन नंबर सी गुजरात या ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र हम लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में बीडी सावरकर ने अभिनव भारत इसकी मतलब स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए कौन सा मंडल उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी आयनोस्फेयर यानी कि आयन मंडल, ऑप्शन नंबर सी
मीजोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल, ऑप्शन नंबर डी ओजोन लेयर यानी कि ओजोन मंडल। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आयनोस्फीयर हम लोग को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल, यही होता है जहां रेडियो तरंगें आती हैं और फिर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाती हैं। ठीक है, और यहीं से हम लोगों को रेडियो के संचार के इन सभी की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि विच रिवर ओरिजिनेट्स नियर बेरीनाग एंड फ्लोज थ्रू वुलर लेक। कौन सी नदी बेरीनाग के निकट निकलती है तथा वुलर झील से होकर की बहती है? ऑप्शन नंबर ए चेनाब, ऑप्शन नंबर बी झेलम, ऑप्शन नंबर सी रावी या ऑप्शन नंबर डी ब्यास। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी झेलम हम लोगों को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झेलम नदी ये दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। क्या झेलम नदी जो है वो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित बेरीनाग इसके निकट से निकलती है तथा वुलर झील से होकर के पाकिस्तान में चिनाब नदी से जाकर के बह जाती है। ठीक है, मतलब चिनाब नदी से जाकर के मिल जाती है कहां पर, पाकिस्तान में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ए में कह रहा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। नंबर बी में कह रहा है टेम्परेट फॉरेस्ट यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में। नंबर सी कॉन्फिरस फॉरेस्ट यानी कि शंकुधारी वनों में। नंबर डी पोलर फॉरेस्ट यानी कि उत्तर ध्रुवीय वनों में। सबसे ज्यादा कहाँ बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जहां पर वर्षा वन होंगे, जहां पे ज्यादा वर्षा होगी वहीं पे डाइवर्सिटी भी मैक्सिमम होगी। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार कहां से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड के संविधान से, यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। ठीक है, नीचे जाने की हमको कोई जरूरत नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भाग 4 में रखा गया है। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। और आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 के बीच में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बताए गए हैं। डीपीएसपी हम लोग शॉर्टकट में इनको कहते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? Which amendment imposed restrictions on defection by elected members in legislative assembly? किसने कह रहा है कि रोक लगाया है, प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन नंबर ए संविधान के 52वें संशोधन यानी कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नंबर बी में कह रहा है कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नंबर सी में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या नंबर डी में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किसने रोक लगाया है? ऑप्शन नंबर ए 52, कौन सा 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसने निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध लगाया है कि जो चुना जा चुका है वो इसमें दल बदल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि एसएससी जीडी वालों को जिनको अभी एग्जाम देना है उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है और यूपी पुलिस वालों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी लोग इस क्लास को देखिए और कमेंट करके मुझको अपना आंसर या अपना स्कोर जरूर बताइए और बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग क्लास को कंप्लीट कीजिए, हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से कंप्लीट कीजिए जैसे कि आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप लोग इसको देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।